ऐ स्त्री तू कल आना, ऐसी है ये कहानी। ऐ ऐसे दो दोस्तों की कहानी जो बिना डरे हमेशा कहते आए हैं, ऐ स्त्री तू कल आना। गया था उसी समय ओजस भी ध्रुव को देखे जा रहा था। बात साफ थी, दोनों एक ही बात सोचे जा रहे थे। कितना कुछ सेम जा रहा था देविका और ध्रुव के जीवन में। ऐसा कुछ हो गया हो जिसकी ध्रुव या ओजस ने कभी कल्पना भी न की थी। अब्रुचौरन अचानक से ध्रुव और ओजस के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर ओजस और ध्रुव के सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज मेरी बेटी देविका की मदद करो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ध्रुव और ओजस दोनों अब्रू के इस बर्ताव से थोड़े हक्के बक्के रह गए। ओजस ने अब्रू को खड़े करते हुए कहा, हम आपकी और आपकी बेटी देविका की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस मामले में मुझसे भी ज्यादा अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो है ध्रुव। ध्रुव को लगा जैसे ओजस ने उसके ऊपर एक एटम बम फोड़ दिया था, पर अब तो जो होना था हो चुका था। अब्रुचौरन को ध्रुव ना नहीं कह सकता था। आखिरकार खजाने का सवाल था। ध्रुव ने अब्रुचौरन से कहा, मैं अपनी और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर मदद के लिए मुझे आपकी बेटी से मिलना होगा। मैं देविका से जानना चाहता हूँ कि जब वो नींद में चलकर जाती है या सुबह नदी के तट पर आंखें खोलती है तो क्या उसे कुछ याद भी होता है, जैसे कि उसके साथ क्या हुआ था। क्या उसने कोई चेहरा देखा था, कोई निशानी, कोई मूर्ति। अगर उसे कुछ भी याद हो तो उससे काफी मदद मिल सकती है। ध्रुव की बात सुनकर अब्रू का चेहरा उतर गया, क्योंकि ध्रुव के हिसाब से देविका को मिलना एक सहज बात थी। मगर वो भूल गया था कि आज भी मेलमसिया गांव के लोग पुरानी सोच रखते थे। उनके लिए एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते थे, और ऐसे माहौल में एक कुंवारा लड़का एक कुंवारी लड़की को मिलने उसके कमरे में जाए, ये तो हो ही नहीं सकता था। तभी अचानक से देवी के मंदिर का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। मतलब साफ था, समय हो गया था। और एकदम से वहीं अब्रू के पास खड़ा नीलेश खिड़की से कूद गया और देविका के दरवाजे के पास जाकर गिरा। खिड़की से कूदते ही लीलेश का सर नारियल की तरह फूट गया और हर जगह लीलेश का खून उड़ा। उसमें दरवाजा भी था, और जैसे ही दरवाजे को खून मिला, दरवाजा शांत हो गया। ये देखते ही ओजस पूरा मामला समझ गया और उसने तुरंत ही ध्रुव से कहा, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि हमें देविका से मिलने की जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि लीलेश के खून की वजह से तो आज या कल कभी भी देविका रात को नींद में चलती हुई घर से बाहर निकलेगी और अगली सुबह मेलमासी नदी के तट पर मिलेगी। अगर हमने ये मौका गवा दिया तो बात अगले साल तक चली जाएगी, और एक साल तक कल्कि वन के लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ओजस ने ये बात कही, अब्रुचौरन खुशी से तालियां बजाने लगा और अपने गले से एक अजीब किस्म की आवाज निकालने लगा। ओ, आ आ आ, ले 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 ले। उस आवाज में पता नहीं क्या था। कमरे में लगाया हुआ बड़ा सा झूमर अपने आप ही गोल गोल घूमने लगा और धीरे धीरे झूमर नीचे उतर आया। इसी के साथ सीलिंग जो थी उसके ऊपर एक छुपा कमरा था, ये दिख गया, और ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बन गई। अब्रुचौरन उस सीढ़ी को चढ़कर ऊपर चले गए और एक छोटा बॉक्स लेकर आए। जैसे ही अब्रुचौरन वो बॉक्स लेकर नीचे उतरे, झूमर ने फिर से गोल गोल घूमते हुए सीलिंग पर अपनी जगह पकड़ ली। अब्रुचौरन ने बॉक्स को अपने माथे पर लगाया और ध्रुव के हाथ में दिया। बॉक्स असली लाल चंदन से बना हुआ था। चंदन की खुशबू इतनी तीव्र थी कि कोई अगर कमजोर जिगर का हो तो वहीं के वहीं वशीभूत हो जाए। ध्रुव को
फिर से अपने वो दिन याद आ गए जब वो चौरंगा में रहता था और दादाजी ने इस खजाने के बारे में बताया था। गोल गुंबद में ध्रुव यही तो खजाना लेने गया था, पर बदकिस्मती से किसी ने उसे चुरा लिया था। ध्रुव ने भी बॉक्स को माथे पर लगाते हुए बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर एक कलम थी और एक पत्थर था। ध्रुव को समझ में नहीं आया कि इस पत्थर का क्या इस्तेमाल हो सकता है, और अगर है भी तो उसे नहीं समझ आया। क्या ये पत्थर पारसमणि था? पर ओजस ने ध्रुव को इशारा करते हुए चुप रहने को कहा। ध्रुव समझ गया था कि पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है और ओजस को इस पत्थर के बारे में जानकारी है। अवरुद्ध चौरंग ने ध्रुव और ओजस के रहने का इंतजाम कर दिया। ध्रुव और ओजस का कमरा दरवाजे के पास ही था, ताकि वो लोग जब देविका वापस आए तो उसे मिल सके, देख सके। जब ओजस और ध्रुव अपने कमरे में गए तो ध्रुव ने देखा कमरा बहुत बड़ा था, आलीशान सा और एंटीक की सजावट वाला था। पर ओजस को सारी एंटीक चीजें देखकर हंसी आ गई। कम होते तो कमरे की खूबसूरती में चार चांद लग जाते, पर अफसोस ओजस की बात सुनकर ध्रुव को समझ आ गया कि घर को जितना महंगा दिखाने की कोशिश की गई है, घर उतना महंगा है नहीं। और ये बात ओजस यकीन के साथ कह सकता था, क्योंकि वो सच में पैसे वाला था। उसका घर भी ऐसे ये जानता था कि उसके खुद के परदादा भी चक्र दिया जलाना जानते थे, और वो भी गर्भ श्रीमंत थे। ओजस नहाकर बाहर आया और अपने कपड़े पहनने लगा। ध्रुव ने देखा जब ओजस छोटा था तब भी वह सफेद रंग के कपड़े पहनता था, और अब जब ओजस बड़ा हो गया है तब भी वो सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग के कपड़े ही पहन रहा है। ये देखकर ध्रुव ने ओजस से पूछा, तुम्हें कभी रंगीन कपड़े पहने हुए नहीं देखा, क्यों? तुम्हें रंग अच्छे नहीं लगते? ध्रुव का सवाल सुनकर ओजस ने अपने सफेद कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, बात पसंद नापसंद की नहीं है, पर जो चक्र दिया जलाता है उसे सफेद रंग ही पहनना चाहिए, ऐसा दादू ने कहा है। ऐसा कहते हैं कि अगर रंगीन कपड़े पहनते हैं तो चक्र दिया में जो आत्मा आती है उनकी मुक्ति में दिक्कत आती है, और हमारी गलती के कारण किसी आत्मा को युगों के लिए भटकना पड़े या शापित योनि में जीना पड़े, ये तो सही नहीं होगा ना। दादू ने एक बार कहा था, उनके चाचा के बेटे थे, नाम था निर्वाण चारण। उनके जितना सुंदर चक्र दिया कोई नहीं जगाता था, पर कभी कभी ना चक्र दिया में आई हुई आत्माएं पवित्र होने के साथ साथ प्यारी भी बहुत होती हैं। एक बार निर्वाण दादू के दिए में एक बड़ी ही भोली आत्मा आ पहुंची। दोनों के बीच में बात होना तो सहज बात थी। उस आत्मा को निर्वाण दादू से प्यार हो गया, और निर्वाण दादू भी अपने आप को रोक नहीं पाए। बस यही निर्वाण दादू ने गलती कर दी। उन्होंने दिया जमीन पर रखा, फिर रंगीन कपड़े पहने, इतर लगाया, और फिर जैसे ही चक्र दिया को हाथ में लिया, वो आत्मा निर्वाण दादू के प्यार में इतनी पागल हो गई कि खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। दिए की घंटियां बजने लगी और दिया इतनी जोर से हिलने लगा कि निर्वाण दादू दिए को धर नहीं पाए और दिया नीचे गिर गया, और दिए की बाती ने निर्वाण दादू के शरीर को पकड़ लिया। उस दिन से तय हुआ कि जो भी चक्र दिया करता है वो सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनेगा। ओजस की बात सुनकर ध्रुव के दिमाग में एक तर्क ने जगह पकड़ ली। ध्रुव ने ओजस से कहा, दिक्कत तब आती है जब हाथ में चक्र दिया हो, पर इस समय ओजस कहाँ दिया जला रहा है, तो इस समय तो वो रंगीन कपड़े पहन सकता है। इतना कहते हुए ध्रुव ओजस को जबरदस्ती मार्केट लेकर गया और ध्रुव ने ओजस को कुछ रंगीन कपड़े दिलाए। इतना ही नहीं, ध्रुव ने ओजस के बाल भी स्टाइल में कटवाए। गले में मफलर, फैंसी शूज, रेशमी शर्ट और बालों में जेल। ओजस बेहद हैंडसम लग रहा था,
और मेलमसिया गांव की सारी औरतें ओजस को घूरे जा रही थी, जैसे कि ओजस को आंखों से ही खा जाएंगी। ये देखकर ध्रुव को कहीं न कहीं मन में अफसोस हुआ कि क्यों उसने ओजस को इतना हैंडसम बना दिया। बातें करते हुए दोनों देविका के घर पर आ पहुंचे। ध्रुव और ओजस को देखकर एक दासी आगे आई और उसने पूछा, कौन हो आप? लेकिन ध्रुव और ओजस अपना परिचय देते उससे पहले ही नौकर अजीत ने आगे आकर ध्रुव और ओजस का परिचय देते हुए कहा, ये दोनों श्रीमान अबरू के मेहमान हैं और देविका से मिलना चाहते हैं। तभी वहां पर देविका आ पहुंची। देविका परी जितनी खूबसूरत थी, गोरा रंग, मुलायम काया, गुलाब जैसे गाल और कमल जैसी आंखें। देविका ने एक नजर ध्रुव और ओजस की ओर देखा और फिर बिना बाय किए और स्माइल दिए चली गई। ध्रुव को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने देविका की दासी से पूछा, क्या देविका का यहाँ गांव में किसी के घर ज्यादा आना जाना है? चाचा, मामा या कोई दोस्त? मगर सेवक अजीत ने अदब के साथ माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ मेल मसीहा में आए हुए मुझे केवल 2 साल हुए हैं और मैं यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। ध्रुव क्या कर सकता था? उसने सवाल पूछने के लिए गलत आदमी पर जो दांव लगाया था। इसलिए ध्रुव ने बात को बदलते हुए पूछा, अबरू चौरंग इस समय कहाँ मिल सकते हैं? अजीत उत्साह की पोटली था। एक सवाल पूछने पर 3 जवाब देता था। आज पूर्वजों की याद में पूर्वजों के मकान पर एक मेल मिलाप रखा गया है। सारे चौरंग मिलकर अपने दादा परदादा के फोटो के सामने दिया जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। ये दिन साल में बस एक बार मनाया जाता है, तो लगता है वहां आपका होना और देविका से बात करना ज्यादा सही बैठेगा। ध्रुव और ओजस को भी अजीत की बात सही लगी। उन दोनों ने देविका को जाने के लिए रास्ता दिया और देविका अपनी पालकी में बैठकर चली गई। ध्रुव और ओजस एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। ध्रुव ने ओजस से सवाल किया, क्या सोच रहे हो? देविका के बारे में या अपनी होने वाली वाइफ के बारे में? ओजस ने ध्रुव को लुक देते हुए कहा, देखो, मैं मानता हूं कि मेरी सगाई हो चुकी है, पर मैं इस तरह की माता पिता द्वारा सेट की हुई सगाई में नहीं मानता। मैं आजाद परिंदा हूं और अपने लिए एक लड़की खुद पसंद कर सकता हूं। ओजस का ये रूप देखकर ध्रुव एक झटका खा गया। लेकिन ओजस ने ध्रुव को गलत साबित कर दिया। मगर यहाँ ध्रुव को गलत साबित होने पर भी मजा आ गया। ध्रुव ने ओजस से कहा, तो फिर देविका के बारे में क्या ख्याल है? वैसे भी उसके पिताजी उसके लिए लड़का ढूंढ ही रहे हैं। तुम्हारी उसके साथ जोड़ी अच्छी रहेगी, कहो तो मैं बात करूं? ध्रुव की बात सुनकर ओजस 2 पल के लिए चुप हो गया। क्या ध्रुव ने ओजस के दिल की बात कह दी थी, या ध्रुव जब बोल रहा था उसने ये नहीं देखा कि ओजस के हाथ में चक्र दिया था? आखिर क्या होगा ओजस का जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एस 3 2